Last lecture we are discussing about ideal gas equation. Today we will discuss about Dalton's law of partial pressure. So first of all you have to understand what do you mean by partial pressure. Partial pressure, if we have a mixture of gases, say for example आपको पता है हवा, air is a mixture of gases. Okay, if we have a mixture of gases, say A, B and C, the pressure exerted by a single gas or individual gas is known as partial pressure. एक गैस जो प्रेशर एग्जिस्ट कर रही है उसे पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस, मान लिया कि ए गैस है तो पी ए इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस, पी बी इज पार्शियल प्रेशर ऑफ बी गैस. पार्शियल का मतलब होता है भाई डिवीजन करना, तो डिवीजन ऑफ दैट प्रेशर एक्सर्टेड बाय डिफरेंट गैसेस मींस डाल्टन्स ने भाई, जॉन डाल्टन ने 1801 में एक लॉ दिया था. वो लॉ क्या था कि जो टोटल प्रेशर है मिक्सचर ऑफ गैसेस का, इफ यू हैव अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, से फॉर एग्जांपल चाहे 4 गैस हो, चाहे 5 गैस हो, चाहे 3 गैस हो, जैसे ए बी सी हमने यहाँ पे लिया हुआ है, जो टोटल प्रेशर है एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं कर रही हैं. अब रिएक्ट कर लेंगे तो भाई क्या पता क्या ही प्रोडक्ट बनेगा, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो रिएक्ट ना करें. So total pressure exerted by mixture of non-reactive gases is equal to sum of partial pressure. Partial pressure मतलब भी pressure of individual gas. So mathematically total pressure P total किसके इक्वल होता है भाई? Partial pressure of A, partial pressure of B and partial pressure of C. ये होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे और कांस्टेंट वॉल्यूम पे. अगर आपने टेम्परेचर सेम रखा और वॉल्यूम सेम रखा है तो टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस और इंडिविजुअल गैसेस. ओके, पी ए, पी बी और पी सी जो है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है. इस पिक्चर में आपने देखा भी गैस ए है जिसका पार्शियल प्रेशर ए है, गैस बी पार्शियल प्रेशर बी, गैस सी पार्शियल प्रेशर सी. टोटल प्रेशर इज पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी. अगर हम तीनों गैसेस को मिक्स करते हैं तो टोटल प्रेशर हमारे पास पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल रहेगा. ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर था. नेक्स्ट इज यू कैन सी अगेन इन दिस पिक्चर दैट इज शोन दैट लेट 3 गैसेस एनक्लोज्ड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम. टेम्परेचर T है गैसेस का, V वॉल्यूम है. पार्शियल प्रेशर गैसेस का P1, P2 और P3 है. ओके, नाउ वी कैन राइट इट डाउन एज, जो आइडियल गैस इक्वेशन थी वो क्या थी भी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी. ठीक है, अगर मुझे ए की टर्म में लिखना है तो हमारे लिए जो आर टी कॉन्स्टेंट है, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, एन ए बदल क्या रहा है, सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बदल रहा है. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, पी ए इज इक्वल टू एन ए आर टी बाई वी आइडियल गैस इक्वेशन से. पी बी किसके बराबर आ जाएगा, एन बी आर टी बाई वी. ठीक है, पी सी किसके बराबर आ जाएगा, एन सी आर टी बाई वी. अब टोटल प्रेशर क्या है, सम ऑफ दीज प्रेशर इंडिविजुअल प्रेशर्स, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी. नाउ पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी इज इक्वल टू एन ए आर टी बाई वी प्लस एन बी आर टी बाई वी प्लस एन सी आर टी बाई वी. सो टोटल प्रेशर किसके इक्वल आ जाएगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी. इन तीनों को आप सम कर दो और इनको एक ब्रैकेट में एनक्लोज कर दो, इनटू आर टी बाई वी के बराबर आ जाएगा. सो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी. इसको हम एक दूसरे एन से रिप्लेस कर देते हैं, वेयर एन क्या है, एन आपका टोटल नंबर ऑफ मोल्स है. तो टोटल प्रेशर किसके इक्वल आ गया भाई, एन इंटू ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी. हमने इसे डिवाइड कर दिया तो पी ए किसके बराबर आ जाएगा, अगर हमने टोटल प्रेशर एन ए से डिवाइड कर दिया पी ए बाई पी टोटल, पार्शियल प्रेशर ए को पी टोटल से डिवाइड करा हमने, तो पी ए बाई पी टोटल किसके इक्वल आ जाएगा भाई बताओ. अगर मैं डिवाइड करता हूं तो ये पी ए क्या होता है, एन ए आर टी बाई वी. ठीक है, तो एन ए आर टी बाई वी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी. अब आर टी बाई वी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होता है भाई, मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है. तो पी ए इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी टोटल, टोटल प्रेशर के बराबर. अब एक बात ध्यान रखो, आप किसी का टोटल प्रेशर गिवन है और नंबर ऑफ मोल्स गिवन है किसी गैस के, तो वहां से आप पार्शियल प्रेशर ए का, बी का और सी का निकाल सकते हो.
अगर मोल फ्रैक्शन गिवन है तो पार्शियल प्रेशर आप पी टोटल से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। तो पी ए बाई पी टोटल भी आप निकाल सकते हो, वो किसके इक्वल रहता है, वो एक्स ए मोल फ्रैक्शन के इक्वल रहता है। सिंपली आपने पी टोटल, पी ए को पी टोटल से डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद पी ए बाई पी टोटल इज इक्वल टू एक्स ए आ जाएगा मोल फ्रैक्शन, एंड उसको उस तरफ लेके जाओगे तो पी ए इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी टोटल. So these expressions are very important expressions for Dalton's law of partial pressure, which suggests that partial pressure of any gas A or any component 1 कहते हैं तो हम उसे P1 is equal to x1 into जो total pressure है वो, ठीक है, P2 x2 into P total. जैसे हमने यहाँ पे 1 A B C लिया वैसे हम 1 2 3 भी ले सकते हैं भाई. Next, you can see in this problem a mixture of dihydrogen and dioxygen gas at 1 bar pressure. उसमें 20% बाई वेट डाईहाइड्रोजन है. पार्शियल प्रेशर निकालो भी. अब अमाउंट मिक्सचर का 100 ग्राम है, मास हाइड्रोजन का 20 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि क्या है 20% का मतलब क्या होता है मास बाय मास. 80 ग्राम क्या हो जाएगा, मास ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा. हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स और ऑक्सीजन के निकालो. हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं भाई, मास जो ग्राम में गिवन है डिवाइडेड बाय मोलर मास. 80/32 ये 2.5 आ जाएगा. अब आपने पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन का निकालना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इनटू टोटल प्रेशर. मोल फ्रैक्शन कितने हैं 10 बटे में 10 प्लस 2.5. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे 12.5. टोटल प्रेशर किसके इक्वल है भाई, टोटल प्रेशर गैस इस मिक्सचर का 1 बार दे रखा है, 1 से मल्टीप्लाई कर दो आपके पास पार्शियल प्रेशर आ गया. तो ऐसे करके अगर आपके पास मिक्सचर ऑफ गैसेस है तो आप उसका पार्शियल प्रेशर गैसेस का निकाल सकते हो. अगर टोटल प्रेशर गैस का गिवन है तो किस फॉर्मूले से, पी ए इज इक्वल टू एक्स ए पी टोटल. ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस. इन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स को पॉइंट मास कंसीडर किया जाता है जिसकी कोई वॉल्यूम नहीं है. अब पॉइंट मास का क्या मतलब है भाई, कोई भी ऐसी क्वांटिटी को पॉइंट चार्ज या फिर पॉइंट मास कहा जाता है जिसकी सिर्फ और सिर्फ मास की वैल्यू हो, वॉल्यूम या फिर और अदर वैल्यू ना हो. तो मॉलिक्यूल्स को पॉइंट मासेस कंसीडर किया जाता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में. गैस एटम अप्लाई नो कंस्टेंट ऑन डिफरेंट एटम अनलेस दे सफर कोलिजन. अब जब तक गैसियस एटम जो हैं वो एक दूसरे के साथ कोलाइड नहीं करेंगे तो वो दूसरे एटम्स को कुछ भी कंस्टेंट नहीं लगाएंगे. कंस्टेंट का मतलब क्या है भाई, मतलब उनके ऊपर कोई भी कंडीशन सप्लाई नहीं होगी, कोई भी और कोई फोर्स नहीं लगेगा. Collision of particle with each other and with the boundaries of container do not result in decrease in energy system. Particles of molecules of gases are always in motion and they are colliding with each other and colliding with the boundaries of container. And the atoms of a gas are in consistent and irregular moment. एटम्स जो गैस के हैं उनकी कंसिस्टेंस और इरेगुलर मूवमेंट रहती है. टेम्परेचर ऑफ गैस रिलाइज अपॉन इट्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी. और एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 kT. आइडियल गैस की काइनेटिक एनर्जी होती है. दिस इज इंपॉर्टेंट दैट ऑलवेज द पार्टिकल्स काइनेटिक का मतलब होता है मोशन. मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस means the particles of a gases are always in motion and always colliding with each other and with the what, with the container walls. Now behavior of real gases. अब भाई जो हमने आइडियल गैस कंसिडर करी है that there is no force of attraction between ideal gases, the particles are colliding with each other, the equation is PV is equal to nRT. जिस टाइम हमने ये रियल गैस के लिए स्टडी करा, हमारा बोयल्स लॉ जो था प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. आइडियल गैस के लिए तो ऐसा आता है भाई, रियल गैस के लिए ऐसा आता है. रियल गैस मतलब जो गैस हमारे पास एक्चुअली अवेलेबल है. जो आइडियल गैस पढ़ा हमने वो सारा सब कुछ थ्योरेटिकल था, जिसमें हमने डिफरेंट कंडीशंस को कंसिडर करके सिर्फ ये बताया कि भाई ये ऐसा हो सकता है. बट ऑन द रियल मीन्स जो गैसेज अवेलेबल है हमारे पास एटमोसफेयर में, उसमें हमें पता चला दैट प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ ऑफ रियल गैस is not coincide with the ideal gas. Okay, so what we do for that, the ratio of PV by nRT. अब
रियल गैस के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हमने एक नया फैक्टर इजाद करा, दैट इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? पी वी आइडियल इज इक्वल टू एन आर टी, वी आइडियल इज इक्वल टू एन आर टी बाई पी। तो जेड आपके पास क्या है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, किसके बराबर आ जाएगा अभी? पी वी बाई एन आर टी। पी वी बाई एन आर टी का मतलब क्या है? अब पी बाई एन आर टी किसके बराबर है? वी आइडियल के बराबर। सो वॉल्यूम रियल गैस का और वॉल्यूम आइडियल गैस का डिवीजन जो है वो क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी होती है। अब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज वॉल्यूम ऑफ रियल गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। Now, in case of ideal gas, the compressibility factor is equal to 1, but for real gas, the compressibility factor is not equal to 1. अगर आइडियल गैस है तो Z 1 हो गया, तो इसका मतलब क्या है? रियल गैस और आइडियल गैस की वॉल्यूम सेम होगी, तो क्या होगा आपके पास? आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास Z इज नॉट इक्वल टू 1 है, दैट मीन्स दैट गैस इज बिहेविंग लाइक अ रियल गैस। अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z से ज़्यादा है तो रियल गैस की वॉल्यूम क्या रहेगी? आइडियल गैस से ज़्यादा रहेगी। अब रियल गैस की वॉल्यूम ज़्यादा का मतलब वॉल्यूम ज़्यादा किस टाइम हो सकती है? जिस टाइम रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा हो अट्रैक्टिव फोर्सेस से। अब रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा है तो गैसेस को हम क्या नहीं कर सकते? कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि कंप्रेस करने पे क्या आएंगे? वो एक दूसरे के पास आएंगे। Z is greater than 1 for hydrogen helium. It increase with rise in pressure. प्रेशर बढ़ाने से भी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू बढ़ती है। अगर Z की वैल्यू लेस देन 1 है तो इसका मतलब क्या है? आइडियल गैस की वॉल्यूम ज़्यादा है रियल गैस से। इसका मतलब क्या है? कि अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा, रिपल्सिव फोर्स कम है, तो गैसेस को हम इजीली क्या कर सकते हैं? लिक्विफाई कर सकते हैं। Z की वैल्यू लेस देन 1 है गैसेस के, लेकिन के लिए अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इसीलिए इन गैसेस को लिक्विफाई करना क्या है? ईजी है भाई। डिक्रीज होता है पहले जो आपके पास Z की वैल्यू है प्रेशर बढ़ाने पे, फिर राइज होता है जिस टाइम फर्दर प्रेशर अप बढ़ाते हैं। द वैल्यू ऑफ Z डिक्रीजेस टू 1 एट एक्सट्रीम लो प्रेशर। बहुत कम प्रेशर पे Z की वैल्यू 1 का हो जाती है। अब बहुत कम प्रेशर का मतलब क्या है? प्रेशर बहुत कम, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा। इसका मतलब वो आइडियल गैस इक्वेशन है। आइडियल गैस है। आइडियल गैस का मतलब क्या होता है भाई? जिस टाइम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स बिल्कुल प्रेजेंट नहीं हो। और इसका मतलब क्या है? कि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन किस टाइम नहीं होंगे? जिस टाइम पार्टिकल्स दूर दूर होंगे। दूर दूर किस टाइम होंगे? जिस टाइम टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, प्रेशर कम रहेगा। प्रेशर बढ़ाने से पास पास आ जाते हैं पार्टिकल्स। Okay, so you must have to understand the compressibility factors value, that Z is equal to 1, Z may be less than 1 and Z may be greater than 1. If less than 1, gases can be easily liquefied. If greater than 1, gases cannot be liquefied. So gases can be easily liquefied by combined effect of compression, means pressure, and temperature. On compression, the particles get closer, whereas on cooling, slows down the movement of molecules. Intermolecular collaborations may hold the nearly and gradually moving particles together. The gas is liquefied. अब गैस को लिक्विफाई करने के लिए ज़रूरी क्या है भाई? आप पार्टिकल्स को पास पास लेके आओ, मतलब आप प्रेशर बढ़ा दो। प्रेशर बढ़ाने से गैसेस जो है वो एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे, मॉलिक्यूल्स। और कूलिंग जो है वो स्लो डाउन कर देगी मूवमेंट को। कूलिंग मतलब टेम्परेचर कम कर दो, प्रेशर बढ़ा दो। तो टेम्परेचर कम करने से, प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा? टेम्परेचर कम करने से मूवमेंट कम हो जाएगी, प्रेशर बढ़ाने से एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे, और गैसेस की लिक्विफिकेशन जो बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज यू कैन सी हियर in pressure volume graph. This graph is important. According to this graph, you can calculate and you can see that when we decrease the pressure, the volume is also decreasing. Okay, sorry, pressure and volume are in direct proportion, sorry, inverse proportion. When we increase the pressure, volume decreases. When we decrease the pressure, volume increases. So प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो रही है, वॉल्यूम कम हो रही है, इसका मतलब गैसेस लिक्विफाई हो रही है। इस ग्राफ को हम स्टडी करके बताएंगे। वी विल डिस्कस दिस ग्राफ इन अ डिफरेंट लेक्चर। सो व्हाट इज सरफेस टेंशन? अब भाई ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया है, से फॉर एग्जांपल, अब वो ग्लास ऑफ वाटर जो है अगर पार्टिकल्स बीच में प्रेजेंट है, तो पार्टिकल जो बीच में प्रेजेंट है इसके ऊपर चारों तरफ से एक जैसा फोर्स लग रहा है। ओके, लेकिन जो पार्टिकल सरफेस पे प्रेजेंट है उस पर सिर्फ इनवर्ड फोर्स लग रहा है। ओके, सो सरफेस टेंशन रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ फोर्स जो पर यूनिट लेंथ पे लग रहा है
and is perpendicular on the surface of liquid. So surface tension is the force per unit length and it's perpendicular to the surface of liquid. And molecules on the surface of liquid, अब जैसे मैंने बताया कि लिक्विड जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है उस पर सिर्फ इंटीरियर फोर्स लग रहा है, लेकिन जो मॉलिक्यूल जो है जो इन बिटवीन है उस पर चारों तरफ से फोर्स लग रहा है. सो मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड सफर्स नेट अट्रैक्टिव फोर्स टूवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ द लिक्विड ड्यू टू मॉलिक्यूल्स बिलो इट, क्योंकि उसके नीचे मॉलिक्यूल्स हैं. कंसिक्वेंटली लिक्विड टेंड्स टू मिनिमाइज देयर सरफेस. तो वो कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं उसके, उसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है वो अपने सरफेस को मिनिमम करता है. इसी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं. नाउ विस्कोसिटी. विस्कोसिटी इज द रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ लिक्विड. अब भाई जो जितना ज़्यादा विस्कस सब्सटेंस है वो उतना ही कम फ्लो करेगा. सो विस्कोसिटी रेफर्स टू द रेजिस्टेंस टू flow of liquid arising as a result of internal friction within the layer. अब भाई कोई भी लिक्विड है उसमें फ्लो होता है और उस लिक्विड में फ्लो की वजह से कुछ लेयर्स बन जाती है 1 2 3 4 5. अब लेयर्स जो क्या करती हैं एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं और वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती हैं जिसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स लगता है. दैट इज इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स. दैट इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स इज hindering the movement of that liquid, and that hindrance in the movement of liquid is known as viscosity. Viscosity arises due to strong intermolecular forces between the molecules that hold them together and resist to passing of layer over them. पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं भाई वो एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं और वो रेजिस्ट करते हैं जिस टाइम जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के लेयर्स जो है एक दूसरे के ऊपर पास हो रही होती है. The layers of molecules of flowing liquid that are in contact with the surface are stationary. Layers जो हैं वो stationary रहते हैं. Increase in the distance between two layers increase the velocity of a particle. जितना ज़्यादा डिफरेंस रहेगा, डिस्टेंस रहेगी लेयर्स के बीच में, जो दो लेयर्स बनी हुई हैं जिनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से विस्कोसिटी अराइज होती है, उतनी ही ज़्यादा क्या है स्पीड होगी और वेलोसिटी होगी लेयर की. कौन सी? ऊपर वाली लेयर की. Flow of liquid with regular gradation of velocity while passing over other layer is known as laminar flow. Regular जो flow है ना भाई gradation velocity का over other layer is known as laminar flow. Now you can see if we consider the distance between the layer dz, velocity du, the force acting on the flow is directly proportional to area of contact. कितना area contact में आ रहा है, और force is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट दैट इज डी यू बाई डी जेड. तो फोर्स किसके भी इक्वल है भाई, ए के भी इक्वल है और किसके भी इक्वल है, डी यू बाई डी जेड के. यहाँ पे ईटा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं. अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू फोर्स. जिस टाइम वेलोसिटी ग्रेडियंट यूनिटी हो इसको हम 1 कंसिडर करें और एरिया को, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट को भी 1 कंसिडर करें. Viscosity is equal to the force when velocity gradient and area contact is equal to 1. Then n is the measure of viscosity. It is measured in newtons so in per meter square. Okay. Now next we move on to you can see a problem given here, that is a liquid is streaming between two layers. Figure the shearing power. इफ़ द shear स्पीड इज़ दिस मच, ये जो आपकी जो स्पीड है लेयर की, शेयरिंग पावर जो है वो रिप्रेजेंट करता है भाई जो फ्लो है लेयर्स के बीच में, उनके बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उसकी वजह से जो पावर जनरेट हो रही है. लेंथ 2 मीटर है आपके पास, थिकनेस इतनी है. आप इसका एरिया निकालिए, पहले एरिया निकाल के डी यू बाई डी जेड निकालिए. ओके, देन ईटा की वैल्यू गिवन है भाई 2, मल्टीप्लाई दिस बाई एरिया एंड डी यू बाई डी जेड, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स. आप यहाँ से फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं. ओके, so next we will discuss in our next lecture.